ये जो है जब फाहियान भारत में आए थे तो उनका अनुवाद मैं दिखा रहा हूँ, जो उस समय नालंदा में गए थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है। वाराणसी से पूर्व की ओर लौटकर पाटलिपुत्र पहुंचा, इसी को पढ़ के कर्निंगम ने खुदाई की थी। ये पूरा अच्छा, डेटा जब पढ़ा ना, वाराणसी से पूरब कितना दूर गए होंगे कि इनको मिला होगा, ये सब पूरा हर किताब से वो खोज खोज के डेटा निकाल के तब जाके खुदाई करवाए थे। तो ये लिखे हैं कि फाहियान का प्रधान लक्ष्य था उत्तर भारत के सभी जनपदों में जाकर विनय पिटक की खोज करना। ये जो है ना, उत्तर भारत में विनय पिटक खोज रहे थे, इनको बेसिकली भारत में त्रिपिटक लेने के लिए आए थे। पूरी दुनिया जो है ना त्रिपिटक खोज रही थी उस समय, बुद्ध के ज्ञान को जानना चाह रही थी। बुद्ध को वो मानते थे कि यार विश्व का ये कौन से गुरु है, इन्होंने क्या कहा है, उनकी एक्चुअल वाणी हमें मिल जाती। ये सब खोजने के लिए भारत में लोग आते थे। तो ये पूरी उन्हीं की लिखी हुई बात है, इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं है या किसी दूसरे राइटर का भी नहीं है। तो ये लिखते हैं कि परंपरा से मौखिक शिक्षा देता एक आचार्य मिला। ये 399 ईस्वी में, मतलब 400 ईस्वी के करीब में। और उस समय जो है इनको एक आचार्य मिलता है जो मौखिक शिक्षा देता है। लिखने उखने की उस समय बात नहीं होती थी, मुंह से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने की। लिख तो ये लोग लिए थे, लेकिन जब आप किसी चीज को मुंह से भी बोल के प्रचार करेंगे ना, तो उससे पहले उसको कंपाइल करना होता है, लिखना होता है। तो बौद्ध भिक्षु लिखे भी हुए थे, अब मौखिक भी हो रहा था। तो ये शिक्षक जो है मौखिक शिक्षा दे रहा था, पर मूल प्रति नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, आए थे विनय पिटक खोजने, मूल प्रति नहीं मिली, लेकिन मुंह से बोलता हुआ आचार्य मिला। इतनी दूर चलकर मध्य भारत में आया, यहाँ महायान के संघाराम में एक निकाय का विनय पिटक मिला, अर्थात महासंघिक निकाय का विनय पिटक। भगवान बुद्ध जब संसार में थे तब प्रथम महासंघ में इसका प्रचार हुआ था। जेतवन बिहार के शिक्षा क्रम के अनुसार मूल था, शेष 18 निकाय अपने आचार्यों के मत के सिद्धांतानुसार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शेष 18 निकाय। इसी को यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो ये क्या लिखते हैं, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं कि ब्रह्मवंश अंग्रेजी अनुवादकों ने भाव न समझ मनमाना अर्थ किया है। लेगी महोदय, लेगी ही इसके अनुवादक थे, वो जो है इसको 18 स्कूल लिख दिए थे। 18 निकाय होगा, तो अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया, खोजा, इट्स ओके, लेकिन वो लोग जो है ना उसका मतलब नहीं समझ पाते थे ठीक से, तो कुछ गलती वो लोग किए हैं। खैर कोई बात नहीं। तो इसमें ये लिखते हैं कि इतना सिद्धांतानुसार प्रधान विषयों में समता, छोटे विषयों में मतभेद रखते थे। मतलब जो 18 निकाय है उनमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग अंतर था। जैसे एक का अर्थ है तो दूसरे की इति। 5वीं सदी में बता रहे हैं कि जो 18 निकाय थे उनमें थोड़े थोड़े अंतर थे, लेकिन 18 प्रकार के ये चीज थे। एक और निकाय का विनय मिला जो लगभग 700 गाथाओं का था। यह सर्वस्तिवाद निकाय का विनय था। मतलब विनय पिटक में उस समय 18 तरह के विनय पिटक थे, ये समझ लीजिए आप, फाहियान के समय। आज के समय में जो त्रिपिटक ये लोग दिखा रहे हैं वो कौन सा त्रिपिटक है, ये समझना पड़ेगा आपको। समझ अच्छा, मतलब ये हाँ समझ रहे हैं, मतलब संशोधित वाला। हाँ, ये हर समय जो है सबने अपने अपने अनुसार लिखा है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपिटक जो है उसको मूल आप 100% बिलीव मत कीजिए, उसमें से बस उस पॉइंट को उठाइए आप कि वो कहना क्या चाह रहे हैं बुद्ध के माध्यम से, क्योंकि वो भिक्षुओं ने खुद लिखा है, अपने अनुसार लिखा है और लोगों को समझाने के लिए लिखा है। और ये 18 तरह के जो थे ये चीजें इन लोग पढ़ाते थे अपने महाविहारों में, डिफरेंट समझ के। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि अरे वेद पढ़ाई होता था, रामायण महाभारत, अरे रामायण महाभारत और वेद पढ़ाई होता तो ये जो ये बंदा 3 साल यहाँ पे बैठ के पढ़ा उसकी बात करता ना कि हम वेद पढ़ के गए थे, यहाँ से रामायण महाभारत पढ़ के गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये सर्वस्तिवाद निकाय का विनय था। चीन देश के भिक्षु संघ में भी इसी का प्रचार था। यही सर्वस्तिवाद जो है चीन देश में भी चलता था, देख लीजिए। इसकी भी शिक्षा गुरु परंपरा के अनुसार मौखिक ही चली आती थी, लिखित न थी। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहीं से इन लोगों ने चोरी किया है कि हम लोग भी जो है वेद जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ढो के लाए हैं। यहीं से ये लोग चोरी किए हैं। इनका तो सबूत नहीं मिलता है जी। इन सब का सबूत मिल रहा है मौखिक का, क्योंकि ये सिर्फ मौखिक भी था और लिखित भी इनका मिल गया ना सबूत, दोनों चीज मिल गया। अब वो कहते हैं कि हमने कभी लिखा ही नहीं, ठीक है ना, बस वहीं से इनकी चोरी पकड़ी जाती है। क्योंकि इनके महाविहार भी मिल गए जिसमें ये लोग पढ़ाई करते थे, रिवीजन करते थे, उनका गुरुकुल तो आज तक मिला नहीं। तो ये लोगों ने इनकी सारी चीजों को कब्जा के त्रिपिटक की जगह ये त्रिवेद डाल दिए कि नहीं, त्रिपिटक नहीं मौखिक लाया जाता था, त्रिवेद लाया जाता था। ये झूठ बोल के अपना यहाँ पे एजेंडा सेट किए हुए हैं।
यहाँ से ये भी आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। आगे जी देखिए, जी। यहीं से इसी संघ में संयुक्त धर्म हृदय लगभग 6,000 गाथा का मिला। एक और निकाय का सूत्र 2,500 गाथा का, परिनिर्वाण वैपुल्य सूत्र का अध्याय 500 गाथा का और महासंघिक अभिधम्म मिला। यहाँ लिखते हैं जी कि फाहियान यहाँ 3 वर्ष रहा, संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहा था विनय पिटक, और क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा और विनय पिटक लिखता रहा। बेसिकली वो विनय पिटक पढ़ रहा था। विनय पिटक पाली में होता है, और पाली में जो होता है विनय पिटक, उस समय जो है पाली को संशोधित किया जा रहा था। तो उसमें पाली का जो संस्कारित रूप था वो पूरी तरह से संस्कारित नहीं था, उसको कुछ लोग कहते हैं हाइब्रिड संस्कृत। ये जो है पाली का जो संस्कारित था उसी को वो लोग संस्कृत कहते थे। आज का संस्कृत जो है ये संस्कृत नहीं था, उस समय पाली का ही वो वर्जन था जो कि विदेशों में भी, चीन में भी, या जो कुषाण वगैरह आए थे उनसे भी थोड़ा मैच कर जाए, जो बाहर से लोग आए थे उनसे भी थोड़ा मैच कर जाए, एक संस्कारित किया जा रहा था, वो चीज था, उसको वो संस्कृत कहते थे। ये क्या कहेंगे कि वो जो संस्कृत है ना, आज वाला संस्कृत था, वो नहीं था। अगर ऐसा होता तो विनय पिटक, जो बात यहाँ पे लिख रहा है कि विनय पिटक लिखता रहा, तो संस्कृत सीख रहा था तो विनय पिटक संस्कृत में लिखता ना, फिर वो पाली में थोड़ा होता। इनका त्रिपिटक ही पाली में लिखा हुआ है। ताओचिंग जब मध्य देश में पहुंचा तो उसने श्रमणों को देखा। ये लोगों ने शब्दों को सिर्फ चोरी किया है, याद कीजिएगा। उनके जितने शब्द थे चोरी किया, और आज बता देगा कि वो शब्द ना अब हमारे हैं। ये इनकी घालमेल है जो लोग नहीं समझ पाते। संघ का उत्कृष्ट आचार व्यवहार और बात बात में विनय का अनुसरण मिला। देखिए ये क्या कह रहा है, वहां पे जो है ताओचिंग जो है जब मध्य देश में पहुंचा तो उसने श्रमणों को देखा। अब ताओचिंग जा रहा है वहां पे मध्य देश में, वहां पे भी वो श्रमण ही मिल रहे हैं। और क्या लिख रहा है आगे कि विनय का अनुसरण मिला। विनय मतलब यही जो विनय पिटक है, जो बौद्ध भिक्षु करते थे, पूरे भारत में घुमा तो उसको जो है क्या मिल रहे हैं, केवल बौद्ध भिक्षु ही मिल रहे हैं। तो बौद्ध भिक्षु मिल रहे हैं। अब महाविद्यालय में विनय पिटक के 18 स्कूल चल रहे हैं, 18 तरह के जो है विनय पिटक वहां पे पढ़ाई जा रही है। और अगर संस्कृत सीख रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को जी। इसका मतलब कि बौद्ध भिक्षु जो उस समय पढ़ते थे, जो लिखते थे, उसी को संस्कृत कहा गया है। एक सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि वहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बुजुर्ग बता रहे थे कि यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। तो इसका जवाब शायद जो आप बता रहे हैं यही है। यहाँ पे इसने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे वेद, रामायण, महाभारत या ब्राह्मण जो है वो आके पढ़ाता था, ऐसी कुछ चर्चा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या चर्चा आ रही है कि विनय पिटक, 18 तरह के विनय पिटक मिले। ये आप देखिए इसके प्रीवियस में कितने बुकों का नाम बताया इसने। संयुक्त धम्म हृदय अगर की लगभग 6,000 गाथा मिली, निकाय का सूत्र 2,500 गाथा, ये जितने किताब बता रहा है, परिनिर्वाण वैपुल्य सूत्र का एक अध्याय 500 गाथा, महासंघिक अभिधम्म पिटक की बात कर रहा है, ये सारे के सारे बौद्धिस्ट ग्रंथ हैं। ये जो है सारे के सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ रहा था। अब विनय पिटक वो लिख रहा था, और पढ़ क्या रहा था, संस्कृत। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पूरी प्रॉपर जो हैं बौद्धों की हैं। बौद्धों ने जो उस समय भाषा इजाद की थी उसी को संस्कृत कहते थे। आज की संस्कृत डिफरेंट है, आज की क्लासिकल संस्कृत है, जो इन लोगों ने उसको भी चुरा के और कैप्चर कर रखा है। समझ गए आप इस बात को? ओके। तो सब लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि उस समय जो बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे उसी भाषा को ही संस्कृत कहा जाता था, जिसको ये लोग चोरी करके आज का संस्कृत बना रखे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ताओचिंग को चीन की प्रांत भूमि के भिक्षु संघ के अधूरे और विच्छिन्न विनय का स्मरण आया। अब उसको याद आया ना कि यहाँ पे जो मैं विनय पिटक पढ़ रहा हूँ इसका ही जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन चीन में उपलब्ध है। वो ओरिजिनल वाला खोजने आया था भारत में। ओरिजिनल क्या है, वहां पे भी वो चीज पहुंची थी लेकिन थोड़ी सी अलग अलग हो गई थी। देखिए बहुत बड़ी ध्यान की बात है। आज के लोग क्या कहते हैं कि अरे देखो त्रिपिटक में ये लिखा है वो लिखा है। ये बंदा बता रहा है 5वीं सदी में कि चीन में उस समय जो चल रहा था वहां के भिक्षु संघ में विनय पिटक, उसमें भी थोड़ा सा विच्छिन्न हो गया था, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया था, थोड़ा अधूरा था। जो वो खोजने भारत में आया था उस समय इतना अंतर चल रहा था। इससे ये पता चलता है कि आज की डेट में भी अगर कोई किताब दिखा के त्रिपिटक का कह दे कि इसमें ये गलत दिया है तो आपको उस पर दया दिखानी चाहिए कि ये बंदा अभी भी नहीं समझ पाया है। ये चीज 5वीं सदी में भी बात चल रही थी कि उस समय भी आधी अधूरी चीजें बताई जा रही थी, जिसको खोजने के लिए बंदा यहाँ पे आया हुआ था। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ना।
तो ताओचिंग की चीन की प्रांत भूमि के भिक्षु संघ के अधूरे और विच्छिन्न विनय का स्मरण आया, उसको याद आया वहां का कि वहां पे तो विच्छिन्न था, अधूरा था। उसने शपथ के साथ कहा, अब से जब लोग बुद्ध न हो प्रांत की भूमि में जन्म लूं। मतलब उसके बाद से उसने ये कहा कि अब आज के बाद से ऐसा होता कि मैं ना बुद्ध की ही भूमि में जन्म लेता, मैं कि मतलब यहीं से ओरिजिनल चीज ही मुझे मिलती, वहां पे मुझे आधी अधूरी चीजें मिली थी। फिर ये लिखता है, फिर यह यहीं रह गया और वापिस न लौटा। तो फाहियान का तो मुख्य उद्देश्य था समग्र विनय ले जाकर हान के देश में प्रचार करना, निदान वह अकेला लौटा। फाहियान जो है उसका उद्देश्य था कि यहाँ से जो है विनय पिटक को लेकर जाकर हान देश मतलब चीन देश में, अब वहां पे ले जाकर प्रचार करता, लेकिन अकेला ही जा पाया था। ये इतना ही चीज जो है नालंदा के बारे में उसने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से आपको जो है एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो स्कॉलर्स थे उस समय के, उन लोगों ने भी जो बातें कही हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ इतनी विकसित सभ्यता थी, हमारे यहाँ इतनी अच्छी सभ्यता थी जिसको किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उन शब्दों को कब्जा करके और हमें जो है कुछ फर्जी कथा कहानी पकड़ाई गई। ऐसी कथा कहानी जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं।